पोएम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। असली गेम आता है बैक एक्सरसाइज का। आज हम डिस्कस करेंगे भारत और लैंड की बैक एक्सरसाइज, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके के साथ कि आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ के बारे में आपको मैं बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम भारत और लैंड, जो कि लिखी है सुब्रमण्यम भारती जी ने। इस पोएम में पोएट क्लियरली बताते हैं इंडिया की ग्रेटनेस। इंडिया का कंपेयर किया है उन्होंने हिमालय माउंटेन के साथ, गंगा की जनरॉसिटी के साथ, उपनिषद के साथ। उनको कहा गया दे आर सेक्रेड, दे आर होली, और बताया है इंडिया दैट इज अ सनी golden land as it is rich in prosperity, brightness, wealth। और इंडिया में जन्म हुआ है गैलेंट वॉरियर्स का, सेजेस का, सेंट्स का। इंडिया का म्यूजिक दैट इज डिवाइन। इंडिया में उच्चारण हुआ है ब्रह्मा की नॉलेज का, बुद्धा की टीचिंग्स का। So India is considered as big, India is considered as great। और पोएट ने कहा है इंडिया इज अनमैच्ड, इंडिया का कोई मैच नहीं है, एंड वी शुड प्रेज आवर नेशन इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं हम बैक एक्सरसाइज के साथ, चेक योर अंडरस्टैंडिंग के साथ। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर हमें दिए हैं ऑप्शंस। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है ऑप्शंस और उनको करना है फिट। The poem is a tribute to India, celebrating its natural beauty, spiritual heritage and आएगा historical greatness। Historical greatness का मतलब होता है history, greatness that is achievement। The dash describing it as mighty and unparalleled। mighty का relevance किसके साथ आता है? हिमावत के साथ। और unparalleled का मतलब है unmatched, जिसका कोई मैच नहीं है। The dash is depicted as generous and graceful। generous and graceful कहा गया है गंगा को, that is life giving, sports, life। Now, while the dash are honored as sacred and unmatched, sacred and unmatched आ जाएंगे हमारी holy books, they are Upanishad। The poem highlights the contribution of dash and dash। किनकी contribution? Warriors and sages, for who have enriched the land with bravery and wisdom। bravery, warriors, wisdom, sages। It also acknowledges the presence of dash and teachings of dash, presence of Brahma knowledge and teachings of Buddha, highlighting India's deep-rooted spiritual and philosophical traditions। The poet repeatedly asserts that India is dash, urging everyone to dash her। India is आ जाएगा peerless, India is unmatched and we should praise। इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा इसका सॉल्व्ड वर्जन। यहाँ पे मैंने हर एक स्लाइड के बाद उसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज मेंशन करी है, आपको आंसर्स आराम से मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये देखिए यहाँ पे आ गया सॉल्व्ड पैराग्राफ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम, कि क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, जो रीडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है जो पोएम पढ़ रहे हैं। पेट्रियोटिक, देशभक्ति की भावना। प्राउड फीलिंग एंड इंस्पायरिंग, बहुत सारे इंडियंस को कर रही है पोएम इंस्पायर। द पोएट एटीट्यूड, पोएट का एटीट्यूड क्या है? दैट इज एडमायरिंग, दैट इज प्रेजिंग, रिस्पेक्टफुल। द राइम स्कीम, देयर इज नो राइम स्कीम। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पहले जान लो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन कोई भी ऐसी चीज है जब हम ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती है ना, ह्यूमन की क्वालिटीज, फीलिंग्स एंड इमोशंस का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस विद नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज personification। फॉर एग्जाम्पल द विंड विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है खुसर पुसर। अब विंड खुसर पुसर तो नहीं करती, बट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है? द विंड विस्पर्ड, द विंड इज फ्लोइंग। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऐसे वर्ड्स, ऐसी लाइन जो ह्यूमन की क्वालिटीज, फीलिंग्स और इमोशंस डालती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पोएम में क्या यूज की गई है? पर्सोनिफिकेशन, दैट इज गंगा इज फ्लोइंग विद ग्रेस। दैट मीन्स जो गंगा है वो खूबसूरती से बह रही है, दैट इज गंगा इज फ्लोइंग विद ग्रेस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। शी इज पियरलेस, यहाँ पे इंडिया को कहा गया है, इंडिया को रेफर करा गया है एज शी इज पियरलेस, शी इज अनमैच्ड। नाउ द नेक्स्ट इज What is the impact of the refrain she is peerless, let's praise her। refrain का मतलब होता है repeated
जो ये लाइन है, शी इज पेयरलेस लेट्स प्रेज हर, हर एक वर्स के बाद ये लाइन रिपीट करी गई है. तो ये लाइन क्यों रिपीट करी गई है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, दैट विल डिस्कस. Complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as this sunny golden land, suggesting that it is metaphorically का मतलब क्या होता है, metaphorically में हम यूज करते हैं metaphors. metaphors क्या होता है, कोई भी ऐसे expressions जो कि डिस्क्राइब करते हैं पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बाय रेफरिंग टू समथिंग एल्स, बाय रेफरिंग टू समथिंग एल्स. कोई भी ऐसी चीज है जिसका कंपेयर किसी और के साथ हो रहा है, दैट इज मेटाफोर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइम इज मनी. टाइम क्या होता है, समय. मनी क्या होता है, पैसा. पैसा क्या होता है, वैल्यूएबल. यहाँ पे जो समय है उसको कहा गया है दैट इट इज वैल्यूएबल, कि वो बहुत कीमती है. मेटाफोर्स ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जो हम यूज करते हैं फॉर अ पर्सन, फॉर एन ऑब्जेक्ट, जो रेफर करते हैं वो किसी और चीज के साथ, दैट आर मेटाफोर्स. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स. What is the impact of refrain she is peerless let's praise her. जो रिफ्रेन है, जो रिपीटेड लाइन है, उसका क्या मतलब है, वो कहता है कि इंडिया इज अनमैच्ड, इसका कोई मैच नहीं है, कोई इसके इक्वल नहीं है. ये फीलिंग क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करता है ऑफ प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म, दैट इज देशभक्ति. इट एम्फसाइजेस द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, इंडिया की विशालता के बारे में बताता है. इट ऑल्सो इनकरेजेस पीपल टू लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज देयर कंट्री. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. अब यहाँ पे जो मेटाफर यूज किया गया है, जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है किसी और चीज के साथ एक्सप्रेस करने के लिए, वो लाइन को हम लोगों ने कंप्लीट करना है. दिस सनी गोल्डन लैंड, जो ये सनी गोल्डन लैंड है, ठीक है, जो हमारे इंडिया के खेत हैं, ठीक है, वो गोल्डन होते हैं. इंडिया की जो वेल्थ है, इंडिया में क्या है, गोल्ड के रिजर्व है, ठीक है, उस सब के साथ उसको रेफर किया गया है. ठीक है, और ये क्या दर्शाता है, इट पोर्ट्रेज, इट इज ब्राइट, इट इज प्रॉस्परस, full of warmth and richness. Next we have column 1 and column 2. उसके साथ हम लोगों ने appropriate चीज़ों के साथ उसको मैच करना है. यहाँ पे जो हिमावत है, they are referred to as Himalayas. It represent the strength and permanence. Permanence का मतलब होता है lasts forever. हिमावत उसकी strength, power और ये विशाल है, last forever. गंगा, गंगा का कंपेयर किया गया है जेनरॉसिटी के साथ. इट डिपिक्ट्स प्योरिटी एंड जेनरॉसिटी. जो हमारे उपनिषद हैं, दे आर सैक्रेड, दे आर स्पिरिचुअल, दे गिव फिलोसफिकल लेगेसी. गैलेंट वॉरियर्स, ब्रेव वॉरियर्स एंड सेजेस, वो हमें बताते हैं करेज और विजडम के बारे में. ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्ध धम्मा, ये हमें देते हैं नॉलेज एंड एनलाइटमेंट. सनी गोल्डन लैंड, इट डिपिक्ट्स रिचनेस एंड ग्लोरी ऑफ द नेशन. अभी जो पोएट है दैट यूजेस इमेजरी. इमेजरी क्या होता है, कोई भी ऐसे वर्ड्स, कोई भी ऐसे लाइंस जो जनरेट करती हैं पिक्चर, जो हमारे माइंड में डिपिक्ट करती हैं पिक्चर, दैट इज इमेजरी. इमेजरी का मतलब होता है इमेजिनेशन, जो हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है, वो वर्ड्स के साथ जो हमें कंप्लीट पिक्चर दें, दैट इज इमेजिनरी. और इसकी हमने देनी है एग्जाम्पल्स. और यहाँ पे हम लोगों को ट्रू फॉल्स दिए हैं और हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो बतानी है. चलिए डिस्कस करते हैं. पहले हम 6th क्वेश्चन. The poet uses imagery, that is descriptive language, to create a vivid or mental picture that appeals to the sense. They are, अभी कौन सी imaginary है? This sunny golden land is ours. ये create कर रही है bright, rich and beautiful country के बारे में हमें बता रही है. The mighty Himavat is ours creates a vivid image of grand, बहुत बड़ा विशाल हिमालय माउंटेन्स और उनकी ग्रेटनेस, और हमें प्राउड फील करवा रही है. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाइफन्स. हाइफन्स क्या होते हैं, जो भी ये होते हैं स्मॉल डैश. ये स्मॉल डैश हम यूज करते हैं लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए. पहले मैं आपको ये बता देती हूँ हाइफन्स. ये देखिए यहाँ पे हाइफन का यूज किया गया है. इट इज जॉइनिंग द लाइन्स, हर एक लाइन के बाद यूज किया गया है हाइफन का. अब हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स. ओके,
creates deliberate pause to reinforce the sense of admiration and pride. Obviously, it creates the sense of pride, the sense of beauty, और admire करने के लिए वो हमें poet कह रहे हैं. Emphasize the contrast between India's strength and weakness. Not at all. India की कोई भी weakness poem में नहीं बताई गई. Lends to the lyrical quality, giving it mere chant-like rhythm. True. Suggest hesitation or uncertainty in the poem claim about India. Absolutely false. कोई भी uncertainty, कोई भी predictability, कोई भी probability किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया गया. हिचकिचाहट कोई भी poet ने नहीं करी. Hesitation, that is हिचकिचाहट. Presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes strong assertions about uniqueness. Absolutely true. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स के बारे में बताऊंगी. बहुत सारे बच्चे ये वर्ड्स के बारे में पहली बार सुनेंगे, तो ध्यान से सुन लेना. हाइपरबोल क्या होता है, ऑड क्या होता है, और एल्यूजन क्या होता है. हाइपरबोल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो डिपिक्ट करे एग्जैजरेशन. एग्जैजरेशन का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के. अब पोएम है, पोएम में पोएट ने बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी बताई हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हिमालयस के बारे में बताया है, ठीक है. उन्होंने गंगास के बारे में बताया है, विशालता के बारे में बताया है, ठीक है. तो उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है. तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि पोएट में कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया है? पोएट ने यूज़ किया है हाइपरबोल. हाइपरबोल क्या होते हैं? ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो इन्वॉल्व करती है एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, बड़ा चढ़ाना, ठीक है. वो हाईलाइट करते हैं कोई पॉइंट को, ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं. इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट इज यूज टू मेक समथिंग साउंड मोर इम्प्रेसिव, मोर इंटेंस. कि बहुत ज़्यादा उसको हम इम्प्रेसिव वे से बोलें, बहुत ज़्यादा विशाल तरीके से बोलें. फॉर एग्जाम्पल, माई लगेज वेट्स अ टन. डज द लगेज एक्चुअली वेट अ टन? नो. हम लोग सूटकेस जब पैक करते हैं, हमने कहीं जाना होता है ट्रिप में, तो हम कह देते हैं हमारे मेरा सूटकेस बहुत भारी है, ये 100 किलो का हो गया. एक्चुअली में वो 100 किलो का नहीं होता, बट हम एक एक्सप्रेशन ही यूज़ कर रहे हैं. तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं हाइपरबोल. नाउ द पोएम इज एन ऑड. अब ऑड क्या होता है? कोई भी ऐसी पोएम जो एक्सप्रेस करती है डीप एडमिरेशन, लव, रिस्पेक्ट, सेलिब्रेट करते हैं, प्रेज, ठीक है, और ऑनर, ठीक है. जो ये सारी चीजें जब हम यूज करते हैं एक पोएम में, दैट गिव्स अस एन ऑड. इट इज अ लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमिरेशन, प्रेज और रेवरेंस. रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया. इस पोएम में, ठीक है, क्लियरली जो इंडिया है, ठीक है, उसकी प्रेज की गई है, ठीक है, उसका ऑनर किया गया है, उसको एडमायर किया गया है. इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए पोएट बोल रहे हैं, ठीक है. तो उसके बारे में the poem is clearly an ode. It is often written in an elevated or formal style, celebrating the subject with enthusiasm and emotion. It creates an emotion. An ode language is often ग्रैंड, बहुत बड़ी होती है, एक्सप्रेसिव होती है और हाईलाइट करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को, ठीक है. अब इस पोएम को ही ले लो. अब इस पोएम के बारे में, अब इस पोएम से आपको बहुत सारी इंडिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में पता चला है, ठीक है, जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. अब इस पोएम में हमने ऑड भी आइडेंटिफाई करने हैं. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एल्यूजन. व्हाट इज एन एल्यूजन? एल्यूजन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ है जो रिलेट करती है किसी भी फेमस चीज़ को, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को इन एन इनडायरेक्ट वे. दैट इज एन एल्यूजन. इट इज़ अ लिटरली डिवाइस व्हेन अ राइटर मेक्स इनडायरेक्ट रेफरेंस. उसने क्रिएट करना है वेल नोन. वेल नोन मतलब कोई भी फेमस पर्सनालिटी, प्लेस, थिंग, वर्क के साथ, उसको हम कहते हैं एल्यूजन. एल्यूजन कम फ्रॉम माइथोलॉजी ऑफ रिलीजन की भी हो सकती है, लिटरेचर की भी हो सकती है, हिस्ट्री की भी हो सकती है और कल्चर की भी हो सकती है. अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हाइपरबोल, ऑड एंड एल्यूजन. पहले मैं फिर से इसके बारे में दोबारा आपको बता देती हूँ. हाइपरबोल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ या एक्सप्रेशन जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, दैट इज हाइपरबोल. ऑड क्या होता है? जब भी पोएम हमें एक्सप्रेस करती है डीप एडमिरेशन, लव की फीलिंग को, वेदर इट इज रिलेटेड टू पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज एन ऑड. और एल्यूजन क्या होता है? कोई भी फेमस पर्सनालिटी के साथ जब हम लिंक कर रहे हैं किसी भी चीज को इन एन इनडायरेक्ट वे, दैट इज एन एल्यूजन. अब हम पोएम में बताएंगे हाइपरबोल कहाँ कहाँ यूज किया गया और ऑड कहाँ यूज किया और एल्यूजन कहाँ यूज किया.
In the poem, the poet uses hyperbole to glorify India की beauty or greatness. In the line, the mighty Himavat is ours, there is no equal anywhere on earth. It shows that India का कोई मैच नहीं है, ठीक है, और वो exaggerate भी कर रहा है प्राइड दिखाने के लिए. The sunny golden land is ours. It represent कि वो entirely golden है, ठीक है, वो emphasize कर रहा है उसकी richness को और prosperity को. The poem is an odd, और हमने odd identify करने हैं. The mighty Himavat is ours, the sacred Upanishads are ours, the generous Gangas is ours. ये represent करते हैं इंडिया की beauty और heritage को. और जो repeated line है, she is peerless, let's praise her, it shows poet intention to celebrate and honor the nation India. अब हम डिस्कस करेंगे एल्यूजन. यहाँ पे आपको एल्यूजन की स्टेटमेंट्स दी हैं और हम लोगों ने पोएम में आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट. An allusion to the Indian ancient scriptures that form the philosophical core and symbolizes deep wisdom and enlightenment. Indian scriptures की जहाँ पे बात आ जाएगी ना, वहाँ पे तो सीधा सीधा आप किसका मेंशन करोगे? उपनिषद्स का, ठीक है. The sacred Upanishads are ours. It refers to ancient Indian scriptures which represent deep wisdom, spiritual knowledge and enlightenment. ये लाइन तो ऊपर से ही ली गई है, क्वेश्चन में से ही. An allusion to the concept of spiritual knowledge associated with self-realization and ultimate truth. Ultimate truth बता रही है लाइन. Here Brahma knowledge has taken a root. यहाँ पे ब्रह्म knowledge का उच्चारण हुआ है, यहाँ पे हुआ है origin. An allusion to Gautam Buddha teaching which include compassion, non-violence and enlightenment. This highlight India's role in shaping major religions and philosophical traditions. ये कौन सी लाइन है? And Buddha preached his Dhamma here. It refers to teachings of Gautam Buddha जो कि है non-violence, enlightenment and compassion के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है, हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ के उसके हमने क्वेश्चंस नरेट करने हैं. The mighty Himavat is ours. There is no equal anywhere on earth. Himavat, that is Himalayas. The generous Gangas is ours. Which other river can match her grace? कौन सी ऐसी कोई रिवर है जो इतनी सुंदर है, जो इतने सुंदर तरीके से बहती है जैसे कि हमारी गंगा है. The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? किसी के साथ क्या आप scriptures का नाम दे सकते हो? The word mighty refers to the dash of Himavat. The word mighty जो यहाँ पे यूज किया है, it represents the strength, grandeur, पावर के बारे में बताता है हिमालयाज की. Choose the correct option to complete the sentence. The question mark at the end of the 4th and 6th line is used. क्वेश्चन मार्क जो 4th और 6th लाइन में है उसको हमने डिपिक्ट करना है कि क्या कहता है. शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी. नो, कोई डाउट नहीं है पॉइंट को. एम्फसाइज अ पॉइंट. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. जो ये लाइन्स है ये एम्फसाइज कर रही है एक पॉइंट को, गंगा की जनरॉसिटी के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे उपनिषद है वो कितने सेक्रेड है और कोई रिलीजियस बुक का कोई मैच नहीं है. Now complete the following sentence. The word mighty refers to the great strength, power and grandeur. Grandeur का मतलब होता है big, विशाल. वो हिमालयाज की strength, power और grandeur के बारे में बताता है. Choose the correct option. Already told. It emphasizes a point. The poet uses the word generous to describe Ganga. Why? The poet calls Ganga generous because it provides us water, nourishes land and supports लाइफ. कितने लोगों की लाइफ, रोजगार चलता है गंगा के किनारे. गंगा रिवर उनको सपोर्ट करती है. व्हाट हैज द मूवमेंट ऑफ द रिवर डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल. जो गंगा है वो बह रही है ग्रेस के साथ. क्यों कहा गया? द मूवमेंट ऑफ गंगा इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेस बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली, ब्यूटिफुली, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ काम एंड elegance. Fill in the blanks with correct option. The poet is implying that the Upanishads are dash in their wisdom and spiritual depth. उपनिषद क्या है? They are unmatched. इनका कोई मैच नहीं है. Now we'll discuss the question answers. यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स है इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आंसर्स है वो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में. अगर आपने ये आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, और आप इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही आंसर्स का यूज कर सकते हो उन क्वेश्चंस में. तो इसको ध्यान से समझना. How does the poem reflect a strong connection to cultural identity and heritage? Heritage का मतलब होता है इतिहास. ये पोएम हमें कैसे इंडिया के इतिहास और जो उसका कल्चर ट्रेडिशन है उसके साथ कैसे ये जोड़ रही है. देखो, द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. पहले तो पोएम के स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है हिमालयाज का, गंगा का, उपनिषद्स का, ठीक है, और हमारे वॉरियर्स का मेंशन किया गया है और हमारे सेजेस का मेंशन किया गया है.
बुद्धा का मेंशन करा गया है, ठीक है, और हमारी ब्रह्मा की नॉलेज का मेंशन किया गया, और बस वही हमने यूज करना है अपने आंसर में. द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चर, आइडेंटिटी एंड हेरिटेज बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज नेचुरल फीचर्स, जो कि हैं हिमालयाज, गंगा, by referring it to the sacred holy text like उपनिषद, टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा. ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमें बताते हैं इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में, स्पिरिचुअल विजडम के बारे में, हिस्टोरिकल लेगेसी के बारे में, जो चीज़ें चलती आ रही हैं. ये हमारे मन में क्रिएट कर रहे हैं सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ प्राउड और बिलोंगिंग्स की ये हमारा है. जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए 2 to 3 मार्क्स में, तब आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है. अगर आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाए 5 मार्क्स में, तब आप कैसे इसको पोर्ट्रे कर सकते हो, नरेट कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है. अगर आपको पूछा जाए समराइज द पोएम, देन ऑल्सो यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है. अब हम इस आंसर को स्टडी कर लेते हैं. द पोएम शोज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस टू इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज एज इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट नेचुरल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स. द हिमालयाज रिप्रेजेंट, हिमालयाज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेंथ, पावर, जोग्राफिकल आइडेंटिटी को. वाइल गंगा सिंबलाइजेज इट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस एट इट इज अ लाइफ गिविंग वाटर, स्पोर्ट्स लाइफ. The poem also refers to ancient scriptures like Upanishad, which reflects India's deep philosophical thinking and wisdom. It highlights spiritual teachings बता रहे हैं गौतम बुद्धा की, जो कि हैं about compassion, non-violence and enlightenment. Though these reference, the poet express pride of India's rich traditions, knowledge and history, creating a sense of identity and heritage. It reflects ये इंडिया का क्या दर्शा रहा है, इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया का कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशंस और इंडिया के हेरिटेज के बारे में हमें बता रहा है. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, विच इज what can you infer about the poet attitudes towards India from repeated phrase she is fearless, let's praise her. देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज की गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में तुम्हें क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में पक्का आएगा. ये जो बार बार लाइन यूज करी गई है हर एक पैराग्राफ के बाद, ये क्या बता रही है? पहले हम इसको डिकोड करेंगे. शी रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया, मदरली फिगर इंडिया, पेयरलेस जिसका कोई मैच नहीं है, लेट्स प्रेज हर उसकी तारीफ करो, ठीक है, उसको प्रेज करो. द रिपीटेड फ्रेज शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर शोज दैट पोएट हैज अ डीप सेंस ऑफ प्राइड एंड एडमिरेशन. बहुत इसको डीप सेंस ऑफ प्राउड है, एडमायरेशन, ठीक है, वो एडमायर कर रहा है, तारीफ कर रहा है इंडिया की. पेयरलेस रेफर्स टू इंडिया इज यूनिक, इसके जैसा कोई नहीं है, इसका कोई मैच नहीं है, इसके कल्चर का, ब्यूटी का, इतिहास का कहीं पे भी कोई मैच नहीं है. शी पर्सोनिफाइज वर्ड आ गया ना, जब हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस को पोर्ट्रे करने के लिए, नरेट करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, दैट इज पर्सोनिफाई. इंडिया एज मदर लाइक फिगर. Praise her, encourage people to appreciate and honor the nation. The poet views India with great respect, pride and devotion. Next question. What does the line many a sage has sanctified this land? Sage का मतलब होता है ऋषि मुनि, ठीक है, जो सेंट्स होते हैं हमारे. Has sanctified this land. Sanctified का मतलब होता है holy, pure. कैसे जो हमारे सेंट्स हैं, जो हमारे सेजेस हैं, उन्होंने इंडिया की धरती को पवित्र किया है, प्योर किया है. उन्होंने इंडिया की धरती को पवित्र किया है थ्रू देयर टीचिंग्स, थ्रू देयर विजडम, थ्रू देयर knowledge. The line suggests that India has a rich spiritual heritage. It means that many sages have lived here. बहुत सारे sages यहाँ पे रहे हैं. उन्होंने इंडिया की धरती को होली करा है थ्रू देयर टीचिंग्स, और उन्होंने स्प्रेड करी है वैल्यूज लाइक ट्रुथ, peace and wisdom. This shows India is known for its deep spiritual traditions and knowledge. Last two questions. How does the poet connect warrior to and music to India's greatness? जो हमारे warriors हैं, जो हमारे gallant warriors हैं, जिनका रेफरेंस दिया है पोएम में, और वो हमारे म्यूजिक के साथ कैसे इसको कनेक्ट करते हैं. जो हमारे वॉरियर्स हैं वो हमें ब्रेवरी के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि हमारे वो कैसे ब्रेव रहे हैं, उन्होंने अपनी जान, ठीक है, वो शहीद हुए हैं हमारे इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है. और जो हमारे म्यूजिक है, म्यूजिक को उन्होंने रेफर करा था कि एज इट इज़ डिवाइन, ठीक है. जो हमारा इंडिया का म्यूजिक है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू एंटरटेनमेंट. जो इंडिया का म्यूजिक है दैट इज़ डिवाइन, ठीक है. यहाँ पे जो रिलीजियस है, रिलीजियस म्यूजिक है, लोग रिलीजियस म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग सुनते हैं, ठीक है. तो जो म्यूजिक है वो हमें पावर तो देता है, जो हमारा जो वॉरियर्स है वो हमें पावर देते हैं. जो हमारा म्यूजिक है, इट शोज अस अबाउट आर्ट, इट शोज अस अबाउट कल्चर.
द पोएट कनेक्ट वॉरियर एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस बाय शोइंग इट्स स्ट्रेंथ एंड कल्चरल रिचनेस. स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? वॉरियर से. और कल्चरल रिचनेस कौन दे रहा है? म्यूजिक. द वॉरियर रिप्रेजेंट ब्रेवरी एंड करेज. ब्रेवरी दैट इज वीरता, एज दे प्रोटेक्ट द नेशन एंड ब्रॉट ऑनर टू इट. ठीक है, उन्होंने नेशन को प्रोटेक्ट किया और उन्होंने कंट्री को ऑनर किया बाय इधर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ. म्यूजिक रिप्रेजेंट इंडिया का रिच कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशंस और क्रिएटिविटी के बारे में बताता है. टुगेदर दे शो, इकट्ठे ये हमें बताते हैं कि दैट इंडिया इज नॉट ओनली ग्रेट इन पावर, नॉट ओनली ग्रेट इन स्ट्रेंथ, बट इट इज ऑल्सो रिच इन आर्ट एंड कल्चर. हाउ डज द पोएम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड? कैसे हमारे मन में जो पोएम है एक नेशनल प्राइड, एक नेशनल प्राउडनेस की फीलिंग लेके आ रही है. द पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड बाय हाईलाइटिंग इंडिया की नेचुरल ब्यूटी. इंडिया की ब्यूटी के बारे में, हिमालयस के बारे में, गंगा के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में बताया, इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में बताया. इट मेंशंस फीचर्स लाइक हिमालयस, गंगा, विच मेक कंट्री यूनिक. The poet also talks about sages, teachings, and tradition. This shows us India, wisdom, and values. All these elements make reader feel about proud for the country and create a sense of strong love and respect for the nation. यही क्वेश्चन को मैं जब आपको पूछा जाए ना, समरी लिखो, ठीक है, पोएम को नरेट करो इन इधर 60 वर्ड्स, तो आप आराम से ये आंसर लिख सकते हो. ठीक है, ये आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है. इसमें आपको सारे जो सिनेरियोज है वो आपको बताया, हिमालयाज, गंगाज, उपनिषद, वॉरियर्स, म्यूजिक, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. अब हम जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे आपको सुफिक्स दिए. सुफिक्स क्या होते हैं? सुफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड के पीछे. फॉर एग्जाम्पल वर्ड है जेनरस, ठीक है, OUS क्या आ जाएगा? सफिक्स. कोई भी वर्ड जो हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड के पीछे और वर्ड को कर देते हैं वो कंप्लीट, दे आर रेफर्ड टू एज सफिक्स. अब हमने लास्ट लेक्चर में करा था डिस्कस प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? वो वर्ड्स होते हैं जो हम वर्ड के पहले यूज करते हैं. प्री मतलब पहले, ठीक है, तो वो आते हैं प्रीफिक्स. सुफिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसे वर्ड जो हम वर्ड के पीछे यूज करते हैं, दैट आर सुफिक्स. यहाँ पे OUS, ठीक है, आप लिख सकते हो वर्ड GENER, जेनरस बन गया. ITY क्रिएटिविटी, CREAT EST, ठीक है, डीपेस्ट, लेस, यू कैन यूज पेयरलेस. तो ये सारे वर्ड्स आके अब हम डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स. आपको यहाँ पे मीनिंग भी दिए हैं और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. देखो, OUS फुल ऑफ काइंडनेस, जेनरस, किसका रेफर किया गया है? गंगा का, पोएम में. ITY द स्टेट ऑफ बीइंग ओल्ड एंड एशियन. मैंने जब आपको पोएम पढ़ाई थी आपको बताया था ना, एंटिकिटी ऑफ हॉररी एंटिकिटी, दैट इज ओल्ड, एशियन. EST दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज डिवाइनेस, दैट इज म्यूजिक. लेस दैट इज पेयरलेस, जिसका कोई मैच नहीं है. शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर. मैंने बार बार पोएम को रिकॉल किया है, ठीक है, ताकि पोएम आपको पूरी रट जाए, पूरी आपको अच्छे से समझ लग जाए. जो एक एक वर्ड है, माइटी हो गया, डिवाइन हो गया, पेयरलेस हो गया, हर बार मैंने आपको इनके मीनिंग समझाए हैं. तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको पोएम अच्छे से समझ आओ आप. अब यहाँ पे भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं. अब हम उनको इसको हम कंप्लीट करते हैं टेबल को. ओके, TION दैट इज एडुकेशन, ठीक है. एडुकेशन, इसके यहाँ पे सेंटेंसेस भी दिए हैं. एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल लाइफ. आई दैट इज क्रिएटिव, शी इज वेरी क्रिएटिव स्टूडेंट. मेंट, here comes development, the development of the village has improved living conditions. ED past tense, played, she played in the park yesterday. So this was all about the lecture. आपको कोई भी डाउट हो, you can reach out to me in comments. मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी. आपको इसकी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर. अभी इस वीडियो को लाइक कर दो. आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रही हैं, डिटेल में आपको मैंने बैक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करी है. इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.